मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब हम लोग फूड ब्लॉगिंग की बात करते हैं, ये लोगों को लगता है आसान है कि यार अब चले कैमरा उठाया और चल दिया और किसी को शूट किया और डाल दिया और वो हो जाएगा वायरल और मैं बन जाऊँगा क्रिएटर। सो हेलो एंड वेलकम टू वन मोर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द राहुल डोंगरे शो। दोस्तों, आज हमारे साथ में है नागपुर के फेमस फूड ब्लॉगर कार्तिक। कार्तिक, वेलकम टू द शो। थैंक यू। यस कार्तिक, मैं जैसे आपको जानता हूँ, आपका नाम है नागपुर का कार्तिक और आप यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में सब में फेमस है। नागपुर के सारे लोग आपको जानते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा या हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी कि अगर आप अपने बारे में, नागपुर के कार्तिक के बारे में हमें थोड़ा कुछ बता पाए कि हु आर यू, आप कहाँ से है, क्या करते हैं, तो दैट विल बी ग्रेट। तो मेरा नाम है कार्तिक रामचंदानी। आई एम करेंटली 19 ईयर्स ओल्ड। आई एम स्टूडेंट। और नागपुर का कार्तिक तो मतलब शुरुआत तो ऐसे मस्ती मजाक में किया था, बट ऐसा एक बहुत बढ़िया एक मेरे लिए पाथ बन गया है मेरे फ्यूचर के लिए। तो बेसिकली मैं अभी करेंटली स्टडीज़ के साथ नागपुर चा कार्तिक को फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन और बिजनेस भी बोल सकते हैं आजकल, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन पूरा कमर्शियल हो गया है, तो उसको परस्यू कर रहा हूँ। मैंने शुरुआत नागपुर चा कार्तिक की करीबन 4.5-5 साल पहले की थी। तब तो ऐसी मस्ती मजाक में की थी कि कुछ ना कुछ ऐसा, तब मैं एक्चुअली मैं बहुत मोटा था। तो मैं कुछ स्पोर्ट्स में नहीं था, और हमारे स्कूल में ऐसा रहता है कि अगर लाइक आपको कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ या लीडरशिप जैसे स्कूल कैप्टन वगैरह रहता है ना, उसमें जाना रहता है, तो एकेडमिक्स के साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी रहनी चाहिए। बट मैं सिर्फ एकेडमिक्स मेरा अच्छा था बाय गॉड ग्रेस, लेकिन उसके साथ कुछ एक्टिविटीज़ थी नहीं। तो और मैं खाने का बहुत शौकीन था, एक्सप्लोर करने का बहुत शौकीन था, और मैं ऐसे ही स्ट्रीट फूड के वीडियोस बहुत देखता था, दिल्ली साइड, मुंबई साइड ब्लॉगर्स के। मैं बोला वो चीज़, वो कल्चर हम लोग इधर भी ला सकते हैं। तो उसी को देख के मैंने नागपुर चा कार्तिक शुरू किया। मेरा स्टार्टिंग में नाम नागपुर चा कार्तिक नहीं था। स्टार्ट मैंने किया था खाओ पियो ऐश करो एक पेज से। हाँ, बट अभी फिर जैसे ही मतलब नागपुर की ऑडियंस मेरी बढ़ती गई, लोगों का प्यार बढ़ते गया, तो फिर और वो नाम भी बहुत अच्छा मेरे को मिल गया। हाँ, तो नागपुर चा कार्तिक मैंने नाम रखा। बहुत बढ़िया। नहीं, नाम भी बहुत सूट करता है, थोड़ा सा मतलब नागपुरी फील है उसमें और कनेक्ट होता है इजीली लोगों के साथ में, तो सुपर्ब काम है वो। इसके अलावा आप जब ये फूड ब्लॉगिंग आपने चुना, तो फूड ब्लॉगिंग लाइक हॉबी के तौर पे चुना या पसंद है इसलिए चुना, या फिर लाइक आपने देखा कि इसमें ग्रोथ है, ये बहुत बढ़िया फील्ड है? ग्रोथ की तो बात बहुत दूर की थी। मेरे को तो कुछ भी नहीं पता था इस चीज़ का क्या करते हैं। मेरे को तो सोशल मीडिया भी उतना अच्छे से यूज़ करना नहीं आता था। बट ऐसा था कि हाँ, मैं चीज़ें बहुत एक्सप्लोर करता था। मैं आज भी मतलब ऐसा हूँ कि मैं अगर कोई न्यू रेस्टोरेंट जाऊँगा तो वहाँ की मेन्यू की ऐसी चीज़ ट्राई करूँगा जो मैंने आज तक न कभी सुनी है, न या तो किसी ने ट्राई नहीं किया। मैं वो न्यू जो बेस्ट सेलर ट्राई करेगा, मैं वो जो बहुत कम जो बिकता है वो ट्राई करूँगा, कि देखते हैं कि न्यू चीज़ कैसे रहती है। तो मैं शुरुआत से ही वैसा था। तो अब वो जब चीज़ें अच्छी निकलती है या कोई न्यू जगह आ रही है, न्यू जगह एक्सप्लोर करना, तो उसका मैंने फ़ोटोज़ डालना चालू कर दिया, मजाक मस्ती में एकदम, मतलब खुद सीरियस नहीं था। मेरे फ्रेंड ने मेरे को एक सजेस्ट किया कि तू इसको अच्छे से कर सकते हैं और एडिट वेडिट करके। तब मैंने शुरू किया था। तब ये वीडियोस, रील्स वगैरह कुछ भी नहीं चलती थी, अब फोटोज़ चलते थे। तो हम लोग एक फ़ोटो डालते थे, उसके नीचे लिखते थे कि इसका टेस्ट कैसा है, क्या प्राइसिंग है, मतलब टोटल रिव्यू। तो वैसे जाके एज अ फूड ब्लॉगिंग चालू की। बट फिर धीरे धीरे जैसे वीडियोस का ज़माना आया, तो वीडियोस बनाना चालू किए, लोगों को पसंद आना चालू हुए। फिर रील्स का ज़माना आया, फिर रील्स कमर्शियल होना चालू हो गई, ब्रांड्स आना चालू हो गई, तो वैसे ग्रोथ हुई। शुरुआत से ऐसा कोई गोल नहीं था, बट धीरे धीरे हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया। लाइक फूड ब्लॉगिंग है, आज देखते हैं हम लोग एक ऑल टुगेदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है बहुत बड़ी। तो क्या हम लोग इसको ऐसा देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति फूड ब्लॉगिंग में जाना चाहता है तो इसे करियर बना सकता है वो? हाँ, फॉर श्योर करियर बिल्कुल बना सकता है। देखो, एट द एंड डिपेंड करता है इंसान के गोल्स के ऊपर, उनकी लाइफ गोल्स, लाइफ में ड्रीम्स क्या हैं। फूड ब्लॉगिंग अच्छा करियर है ऑब्वियसली, बट आजकल मार्केट बहुत क्लैटर हो गया है। क्योंकि फूड ब्लॉगिंग देखा जाए तो अगर फूड ब्लॉगिंग एक क्या चीज़ है कि आप वो कोई न्यू चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हो,
न्यू चीज़ ट्राई कर रहे हो और लोगों को बता रहे हो। बट आजकल ये सब चीज़ इतनी कमर्शलाइज होना चालू हो गई है कि लोग पैसों के लिए कुछ भी रिव्यूज़ देते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपने मेरे को बोले कि ये रेस्टोरेंट आपका है, आप इतना मेरे को 10,000 जितना भी जो भी अमाउंट है आप मेरे को दे रहे हो और आपको इसको रिव्यू करना है। भले आपके रेस्टोरेंट में टेस्ट नहीं होगा, आपके पास प्रॉपर शेफ़ नहीं होगा, ना कोई प्रॉपर चीज़ होगी, आपने मेरे को पे किया है, मैं आपका रेस्टोरेंट का अच्छा रिव्यू दूंगा। तो बहुत कमर्शलाइज हो गई है। देखो इसलिए मतलब कैसा है कि आप अगर आपका दिमाग वैसा चलता है कि आपको कमर्शलाइज मार्केट, क्लटर मार्केट में अगर आप ग्रो कर सकते हो तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। बट मतलब अगर मैं ऐसा पर्सनल बोलूँगा तो अभी फ़िलहाल नागपुर अगर आप सोच रहे हो तो इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन टू परस्यू। ओके, मींस नागपुर में भी ऑल टुगेदर फूड ब्लॉगिंग भी एक तरीके से स्कैटर हो गई है, बहुत ज़्यादा उसमें ऑप्शन, बहुत सारा कंपटीशन आ गया है, हम लोग ये कह सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, देखते हैं कि यार कार्तिक जा रहा है, अलग अलग लोकेशन पे जा रहा है, अलग अलग जगहों पे खा रहा है और जो भी चीज़ें कर रहा है, तो ये सिस्टम बेसिकली काम कैसे करता है? तो बेसिक देखो, मैं बहुत घूमते रहता हूँ नागपुर में, तो नागपुर में मतलब कुछ नए रेस्टोरेंट्स आते हैं। तो अब जैसे अब तो इतना फॉलोअर बेस है तो लोग जानते हैं, कोई भी न्यू रेस्टोरेंट ओपन करता है तो वो हमको मैसेज करते हैं कि आप हमारे पास आइए, ट्राई कीजिए चीज़ें। और हम लोग भी जैसे ट्रैवल करते रहते हैं, मैं भाई जैसे मैं बोला बहुत एक्सप्लोर करता हूँ, तो मैं पर्सनली कोई भी रेस्टोरेंट जाता हूँ तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ट्राई करता हूँ। मैं हर बार ट्राई करता हूँ मैं कोई न्यू जगह जाऊँ, या अभी फॉलोअर्स भी इतने हैं, वो कुछ न्यू चीज़ ट्राई करते हैं तो वो भी मेरे को बताते हैं कि भाई ये चीज़ बहुत अच्छी है, आप इसको एक्सप्लोर करके आप इसको कवर कीजिए। तो वैसे ही हम लोग एक एक चीज़ कवर करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, वीडियो बना के डालते हैं। ओके ओके। तो इसमें कई बार जो कमर्शियल पार्ट भी आता है तो ये बार्टर सिस्टम भी होता है इसमें, और कई बार एक पेड वर्जन भी रहता है कि भैया आप इस तरीके से इसे पुश कीजिए, राइट? तो स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली हमारे जब मैंने शुरुआत की थी, और जब कोई भी शुरुआत करता है तो उतना उसका फॉलोअर बेस रहता नहीं है। ऑब्वियसली अगर कोई रेस्टोरेंट वाला किसी से प्रमोशन करवा रहा है तो उसका मेन बेसिक एम रहेगा कि उसके पास कस्टमर्स हैं वाया कन्वर्जन हो। तो अब फॉर एग्जांपल मेरा नया पेज है तो ऑब्वियसली वो मेरे को पे क्यों करेगा जब तक मैं कन्वर्जन उसको नहीं दे पाऊँ। अभी तो बाय गॉड ग्रेस अच्छे फॉलोअर्स हैं, लोग फॉलो करते हैं, लोग जानते हैं, मैं कुछ भी चीज़ डालता हूँ तो लोग ट्रस्ट करके जाके ट्राई करते हैं, तो इसलिए आई कैन चार्ज। बट स्टार्टिंग में मैं चार्ज किस बेसिस पे करूँ? तो अगर जो नया व्यक्ति होता है, अगर किसी को फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो वो किस तरीके से किसी को अप्रोच करे, लाइक कि भैया होटल्स में जाके मैं ब्लॉग कर दूँ, या आप कैसे, अगर सपोज आप अभी स्टार्ट कर रहे हो यहाँ से? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ तो पहले बेसिकली आई स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रीट फूड, क्योंकि स्ट्रीट फूड बहुत अट्रैक्ट करता है। खुद एक्सप्लोर करेंगे नई नई जगह, खुद स्ट्रीट फूड कवर करेंगे और उसका वीडियो बनाएंगे। हाँ, कुछ नया रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, आपकी इच्छा है कि आपको अपनी ऑडियंस को दिखाना है, या आपको लगता है कि ये इस पर्टिकुलर कंटेंट से ज़्यादा ऑडियंस ग्रैब हो सकती है, तो आप सामने वाले रेस्टोरेंट को मैसेज करो कि हे देयर आई एम विलिंग टू कवर योर रेस्टोरेंट। आप सामने एक फॉर्मल मैसेज बना के भेजो, अगर उनके तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है तो वेल एंड गुड। स्टार्टिंग में ही सामने वाले से चार्ज करना आपकी ही इमेज डाउन करेगा, क्योंकि सामने कोई भी अगर इंसान खर्चा कर रहा है तो वो वैल्यू तो देखेगा ही ना कि उसको मिले। आप देखो, अगर आप वही चीज़ की वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहे हो तो इट्स गुड। अगर मैं आज कोई रेस्टोरेंट से चार्ज करता हूँ तो मैं उस बेसिस पे चार्ज करता हूँ ना कि मैं उतना तो कन्वर्जन बेसिक दे पाऊँगा। ट्रू है, सही बात है। अब जब ये हम लोग आप जब ये फूड ब्लॉगिंग करते हैं, साथ ही साथ आप एजुकेशन में भी है, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो ये कैसे मैनेज हो पाता है बेसिकली? हाँ, तो इसके लिए मैंने एक ईजी तरीका निकाला कि डिस्टेंस लर्निंग आजकल बहुत ट्रेंड में भी चल रहा है और इतना कुछ वैल्यू डिफरेंस नहीं है ऑफलाइन और ऑनलाइन से। तो डिस्टेंस लर्निंग ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन स्टडीज़ बोलते हैं, तो मैं मास मीडिया कोर्स कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरी इंडस्ट्री से रिलेटेड भी है। तो मास मीडिया कोर्स कर रहा हूँ मैं। उसमें कैसा रहता है कि बेसिक आपको वीडियोस रहते हैं, वो आप कभी भी देख करके, और फिर कभी भी एग्ज़ाम्स का तो फिक्स रहता है। जैसे जून में फर्स्ट सेमेस्टर हुआ था मेरा, अभी दिसंबर में सेकेंड है, तो वीडियोस आते रहते हैं पर डे में। अब वो मेरे को सुबह देखना है रात में, वो मेरे ऊपर है, तो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, तो वो हो जाता है मैनेज। और आप जैसे आपने कहा कि नागपुर के अलावा आप बाहर ऑल ओवर इंडिया भी ट्रैवल करते, तो
उस दौरान आप किस तरीके से मैनेज करते हैं और अप्रोच करते हैं लोगों को और बाकी सब चीज़ें ऑपरेट करते हैं बेसिकली? तो पहले मैं ऐसा बेसिक एक्सप्लेन कर दूं, मैं इंस्टाग्राम पे सिर्फ नागपुर का ही कंटेंट डालता हूं क्योंकि मेरे को मेरी ऑडियंस नागपुर ही रखनी है। बाकी फेसबुक और यूट्यूब पे मैं लॉन्ग फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म दोनों मिला के ऑल ओवर इंडिया के स्ट्रीट फूड चीज़ें ही कवर करता हूँ। तो अब स्ट्रीट फूड मेरे हिसाब से उन तक पहुँचना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इतना, अब जैसे कोई पर्टिकुलर सिटी है, फॉर एग्जांपल मेरी लास्ट सिटी जो हमने कवर की वो थी आगरा। तो आगरा में दो तरीके हैं हम तो अप्रोच करने के। पहले तो हम लोग पहले रिसर्च करते हैं कि आगरा की क्या क्या चीज़ फेमस है। जैसे आलू बिदई वहाँ का फेमस ब्रेकफास्ट है, पेठा वहाँ का फेमस स्वीट है। तो हम लोग वैसे रिसर्च करते हैं, अब ये चीज़ कहाँ पे बेस्ट मिलती है फिर उसकी रिसर्च करते हैं और फिर हम लोग ट्राई करते हैं पर्सनली वहाँ के ओनर या वहाँ के कोई तो भी मैनेजर से कांटेक्ट करने का, या वहाँ के जो बेसिक, जैसे मैं नागपुर का ब्लॉगर हूँ तो आगरा के भी ब्लॉगर होंगे वहाँ पे ऑब्वियसली एक ही सिटी के तो कॉन्टैक्ट्स रहेगा, तो वाया कॉन्टैक्ट करके हम लोग अप्रोच करते हैं। ओके इस तरीके से फिर आप लिंक करके वहाँ जाते हैं। और आप ये अगर हम लोग देखें कि आप मंथ में कितनी बार ट्रैवल कर लेते हैं? अप्रोक्सीमेटली फॉर अ वीक यू आर आउटसाइड 7 days। ओके 7 days के आसपास आप डेडिकेटेड ट्रैवल करते हैं और फिर उसके बाद में आप ही सारा एडिटिंग और सब कुछ करते हैं या किस तरीके से? शुरुआत तो खुद से ही की थी और अभी भी मोस्टली देखा जाए तो ऊपर से मैं ही करता हूँ, क्योंकि जब तक मेरे को ऐसा लगता है जब तक आप वीडियो में एक पर्सनल टच नहीं रहे तो आप ऑडियंस से पर्सनली कनेक्टेड नहीं रह पाओगे। मैं वीडियो बना के छोड़ दूँ, बाकी पूरी बैक एंड पे एडिट हो रहा है तो फिर वो पर्सनल फील नहीं आता वीडियो में। तो ऊपर से मैं एडिट करता हूँ, बाकी लेकिन जो बेसिक चीज़ है जैसे टेक्स्ट ऐड करना, कैप्शंस ऐड करना, बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना, थोड़े इफेक्ट्स ऐड करना, जो चीज़ हम लोग डेलीगेट कर सकते हैं वो मैं एडिटर्स से करवाता हूँ। तो एज एन क्रिएटर ये हमेशा से इम्पोर्टेंट होता है कि आपके वीडियोस, आपके चीज़ों में पर्सनल टच हो। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक आप अपना जो आपको चीज़ पुट करनी है आप अपने तरीके से पुट नहीं कर पाओगे तो उस चीज़ की वैल्यू उतनी नहीं रहेगी। ओके तो इसलिए हमेशा अपना टच रहेगा तो कनेक्शन भी कहीं ना कहीं बना रहेगा कि यार ये कार्तिक ने रेफर किया हुआ है, उसने ट्राई किया हुआ है और वो खुद बोल रहा है। ओके ट्रू, एज एन क्रिएटर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो जैसे मैंने कहा कि आप नागपुर में आपका ज़्यादा बेस है एंड ऑलमोस्ट आपने नागपुर तो कवर किया ही होगा, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नागपुर का कौन सा पोर्शन बाकी है अभी मेरे हिसाब से? नहीं, मोस्टली तो नागपुर कवर हो गया, बट फिर जो न्यू चीज़ें आती है वो तो कभी रुक नहीं सकती, तो वो हर बार बची रहती है। अच्छा वो भी सही है। एंड अगर हम आपसे बोले कि कार्तिक अभी आने वाले जो नए फूड ब्लॉगर्स हैं उनको कुछ बताना हो, कुछ मैसेज देना हो कि भाई हाउ टू स्टार्ट एंड क्या करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, तो एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? देखो, मैं जो भी सोच रहा है कि उनको ये चीज़ों में आना है तो पहले एक खुद से क्वेश्चन करो कि आप ये चीज़ क्यों कर रहे हो, मैंने ये चीज़ क्यों की थी, मेरे पास उसका क्वेश्चन है। आप खुद से क्वेश्चन करो आप ये चीज़ क्यों कर रहे हो। और दिस इज़ अ वेरी गुड इंडस्ट्री। कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम पे जो लेवल पे ये बहुत बढ़ने वाला है, तो आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, बट चीज़ वही चूज़ करना, नीश वही चूज़ करना जिसमें आपको पर्सनल उसकी जानकारी भी है और आपको पर्सनली पसंद भी है। मेरे को खाने के बारे में जानकारी तो नहीं थी, लेकिन मैं पर्सनल बहुत चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था, इसलिए मैंने वो नीश चूज़ की। तो आप पहले ये डिसाइड करो कि आपको क्या पसंद है। आजकल नागपुर का ही जैसे मैं सीन बता रहा हूँ, तो सब देख रहे हैं, सब फूड ब्लॉगर्स बन रहे हैं। फूड ब्लॉगर्स में क्या है, जाके रेस्टोरेंट में वीडियो बनाना है और उसको डाल देना है, बहुत इजी काम है। बट वही है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में फ़र्क है। अगर आपको कोई चीज़ को अच्छे से परस्यू करना है आपका पूरे डेडिकेशन के साथ, तो ये देखो कि वो चीज़ आपको भी पसंद है कि नहीं। करेक्ट है, क्योंकि आप एनर्जी डाल रहे हो, अपनी समय डाल रहे हो, कुछ समय करने के बाद में आपको लगेगा कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, छोड़ देता हूँ, तो दैट इज़ वेस्ट ऑल टुगेदर। आपका वेस्ट हुआ, आप बेस भी बना लिए हो और उसके बाद में आप बोलते हो कि नहीं कुछ और करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएशन में कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। आपने यूट्यूब को अपने गोल्ड बटन तक लेके गया, आप 1 मिलियन के ऊपर आपने सब्सक्राइबर्स लिए, तो वो कितने दिनों में हुए और उसके लिए आपने क्या क्या किया, कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन की? तो बेसिकली जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट इंस्टाग्राम से किया था, बट एक प्लेटफॉर्म के साथ साथ हम लोग फिर ट्राई करते हैं ना कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स में भी हम लोग ग्रो करें। तो इसलिए मैंने यूट्यूब चालू किया था। यूट्यूब हमने लॉन्ग वीडियोस से चालू किया था, बट फिर जैसे यूट्यूब ने शॉर्ट्स लॉन्च किया, तो तब यूट्यूब जो क्रिएटर्स ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं
तो उनको पर्सनल से क्लासेस वासेस देता था शॉर्ट्स के लिए। तो तब हमने शॉर्ट्स पे फोकस किया, क्योंकि शॉर्ट्स एक ऐसा कंटेंट है आज के टाइम पे ऑडियंस का रिटेंशन टाइम बहुत कम हो गया है। लोग 20-25 मिनट का वीडियो देखने से ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि उनको वही नॉलेज 60 सेकेंड्स में मिल जाए या 1 मिनट में मिल जाए। भले वो कंज्यूम 20-25 मिनट ही करेंगे, लेकिन उनको ज़्यादा वैरायटी चाहिए। तो इसलिए तब शॉर्ट्स था, और शॉर्ट्स मेरा जो मेन पर्पस है यूट्यूब और फेसबुक पे वो है एंटरटेनमेंट। क्योंकि हम लोग यूट्यूब और फेसबुक पे जैसे मैंने बताया स्ट्रीट फूड वीडियोस डालते हैं, और स्ट्रीट फूड वीडियोस में भी बेसिकली हम लोग जो खाना है वो बनते हुए दिखाते हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है लोगों को कि पर्टिकुलर चीज़ बनती कैसे है, और एक एंटरटेनमेंट पर्पस भी मिल जाता है। तो इसलिए हमने वो एंटरटेनमेंट को ट्राई किया 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट करें, और जितना मतलब एंगेजिंग और एंटरटेनिंग है वैसा बनाया। और फिर हमने शॉर्ट्स डालना चालू किया। अब जैसे ही शॉर्ट्स डालना चालू किया, अब कोई भी प्लेटफॉर्म अपना नया फीचर बना रहा है, जैसे इंस्टाग्राम ने जब रील्स लाया था तो रील्स कितनी बूस्ट करता था, हर रील्स पे मिलियन व्यूज। तो तब भी यूट्यूब जब शॉर्ट्स लाया था तो यूट्यूब भी बहुत बूस्ट करता था। तो हम भी पूरा कंसिस्टेंट बना के रखे, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं था जब एक ऐसा शॉर्ट्स नहीं है। अभी फिर भी बीच में कभी कभार 1-2 दिन मिस हो जाते हैं, बट उस टाइम पे हमने एकदम कंसिस्टेंटली कंटेंट डाला। तो यूट्यूब ने भी पुश किया हमको, हमारा कंटेंट भी लोगों को पसंद आया, तो धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए। वाह वाह, सुपर। मतलब हर दिन एक शॉर्ट कंसिस्टेंटली मिनिमम होना ही चाहिए। ओके, सुपर। ये मतलब यही एक एग्जांपल है दोस्तों कि कंसिस्टेंसी ऐसा नहीं है कि आपने आज डाल दिया और हफ्ते भर वेट करेंगे कि वो चलेगा, इसके बाद में हफ्ते भर बाद फिर से एक डाल लूँगा, तो उससे कुछ काम नहीं होने वाला है, उससे कोई ग्रोथ नहीं होने वाली है। सो कार्तिक, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब हम लोग फूड ब्लॉगिंग की बात करते हैं तो ये लोगों को लगता है आसान है कि यार अब चले, कैमरा उठाया और चल दिया और किसी को शूट किया और डाल दिया और वो हो जाएगा वायरल और मैं बन जाऊँगा क्रिएटर। लेकिन क्या ये सच में ऐसा है या इसके पीछे कुछ हर्डल्स होते हैं, कुछ तकलीफें होती है बेसिकली? तो बेसिक स्टार्टिंग में तो फॉर एग्जांपल जैसे जब फूड ब्लॉगिंग या कोई भी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले चीज़ तो वीडियो बनाना, वीडियो कैसे बनाना है, क्या एंगल्स है, आप किस बेसिस पे बना रहे हो, किस नीश पे वीडियो बना रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उठ के वीडियो बनाना तो इस चीज़ पे कोई क्वेश्चन आता नहीं है। उसके बाद सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ जो मेरे को लगती है फूड ब्लॉगिंग में वो है कैमरा फेस करना। अपनी दिल की चीज़ या जो आपको लगता है उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताने, वो ऑडियंस तक पहुँचाना। इसलिए आज के टाइम पे बहुत लोग चालू करते हैं लेकिन फेल करके बंद कर देते हैं। तो स्टार्ट तो मैंने भी ऐसे किया था कि हम भी फोटोज़ डालते थे, और फोटोज़ से क्या ही एक इंसान को कितना ही पता पड़ पाएगा। आज के टाइम पे तो वीडियोस का ज़माना चलता है। तो फूड ब्लॉगिंग में मेरे हिसाब से बेसिक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक पर्सनल टच, जैसे मैंने पहले भी बोला। तो सबसे पहले खुद को प्रिपेयर करो कि तुम उस चीज़ को कैसे अपनी ऑडियंस को दिखाओगे, अपना एक तरीका बनाओ उस चीज़ को दिखाने का। जैसे मेरा एक तरीका है, आप मेरा कंटेंट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरीके से कंटेंट को ऑडियंस को दिखाता हूँ। फिर उसके साथ उसके इक्विपमेंट्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे हर जन क्वालिटी मतलब प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, हाई HD वीडियो और क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। जो आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, इंस्टाग्राम भी वही कंटेंट को प्रमोट करेगा जो अच्छा क्वालिटी देंगे। तो इक्विपमेंट्स में थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे स्टार्टिंग में, जैसे आज के टाइम पे तो आईफोन इज़ द बेस्ट डिवाइस यू कैन यूज़। फिर थोड़ा ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, आपका बात करने का तरीका, एडिटिंग स्किल्स, तो ये बहुत सारी चीज़ें रहती है जो एक करके आपको इम्प्रोवाइज करनी पड़ेगी धीरे धीरे, जब जाके आपका कंटेंट लोग देखना चालू करेंगे। वायरल बहुत दूर की बात है। जैसे हम जानते हैं कि अगर मुझे स्ट्रीट फूड पता करना है तो मैं नागपुर चा कार्तिक का पेज देखूंगा, क्योंकि वो हमें बताता है स्ट्रीट फूड कहाँ बेस्ट है। तो कई बार लोग होते हैं जंप करते हैं, थोड़ा सा कुछ दिखाया, थोड़ा सा कुछ दिखाया। तो इसमें आपका क्या व्यू है कि किस तरीके से ऐसा करने से वो सही रहता है, या फिर किसी एक ऑडियंस को पता होना चाहिए कि ये बंदा स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए है? देखो, मैं आपको इसका बहुत बेसिक मैं एक विद एग्जांपल बताऊंगा। अगर मेरे को घर के लिए किराना लेना है तो मैं किराने की दुकान पे जाऊंगा। अगर मेरे को अपने लिए कपड़े लेना है तो मैं कपड़ों की दुकान पे जाऊंगा। अगर मेरे को घर के लिए होम अप्लायंसेस लेना है तो मैं होम अप्लायंसेस की दुकान पे जाऊंगा। तो अगर मेरे को
खाने की चीज़ें देखनी है तो मैं वही जन को देखूंगा ना जो वो चीज़ दिखा रहा है। अगर मैं 10 चीज़ें एक साथ दिखाऊंगा तो मेरी 10 चीज़ों वाली ऑडियंस बनेगी, और फिर जब मैं 10 चीज़ों में से 8 चीज़ें नहीं दिखाऊंगा और सिर्फ 2 चीज़ बनाऊंगा तो 8 चीज़ों वाली ऑडियंस तो चली जाएगी ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज मैं फूड का कंटेंट डाल रहा हूँ, कल मैंने ट्रैवल का कंटेंट डालना चालू किया, लेकिन फूड कंटेंट के लिए जो लोगों ने मेरे को फॉलो किया वो तो मेरे को अनफॉलो कर देंगे, वो मेरे को नहीं देखेंगे। तो इसलिए एक अपनी नीश ढूंढो। स्टार्टिंग में सबको किसी को पता नहीं रहता है, तो स्टार्टिंग में एक्सप्लोर करो, बट आपको जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है और आपकी ऑडियंस को जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है उस पर फोकस करो, उस पर काम करो। अब जैसे मेरा बहुत सॉर्टेड है, मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ तो मेरे को समझ में आ गया कौन सा प्लेटफॉर्म पे कौन सी नीश ज़्यादा चलती है। अब फेसबुक पे मोस्टली जो लोग हैं वो एल्डरली लोग हैं, ना आप यूज़ करते होंगे ना फेसबुक, ना मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, ना यूथ यूज़ करता है। तो एल्डरली लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक कब यूज़ करते हैं, जैसे मैं अपने पापा का एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पापा शॉप से आएंगे, रात को थोड़ी देर फेसबुक स्क्रॉल करेंगे फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। तो एंटरटेनमेंट के लिए फेसबुक यूज़ करेंगे तो हमको कौन सा कंटेंट डालना है उसमें, एंटरटेनमेंट का कंटेंट। अब इंस्टाग्राम यूथ कभी भी खाली बैठा है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है, खाली बैठा है, कुछ नया देखे क्या अपडेट है, क्या न्यूज़ न्यू आई है, तो उसके लिए इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं। अब हम जो कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट डालते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूथ डिसाइड करते हैं। आज के टाइम पे भी फॉर एग्जांपल अगर फैमिली के बीच में डिस्कशन हो रहा है कि कौन सी न्यू जगह खाने जानी है, तो यूथ ही डिसाइड करता है ना कि भाई ये न्यू चीज़ है। तो इसलिए हमने इंस्टाग्राम पे वो कंटेंट डाला जो नागपुर बेस्ड रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ वगैरह हैं। तो वो तो आपको धीरे धीरे पता पड़ेगा आपकी नीश और लोगों को क्या पसंद आ रहा है, बट कॉन्सेंट्रेट एक पे करोगे तो फिर आपको भी समझ में आएगा कि आपको लॉन्ग टर्म में क्या परस्यू करना है। सुपर सुपर, बिल्कुल। मतलब आपको स्लोली चलना है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आपको किस जगह पे जाना है, और उसके बाद में आपको उस जगह पे फोकस करना है डेडिकेटेड। अदरवाइज आप ना यहाँ घर के रहोगे ना काट के रहोगे सीधी साफ बात है। बहुत बढ़िया कार्तिक, आपकी जर्नी डेफिनेटली एक फूड ब्लॉगिंग में तो इंस्पिरेशन है। नागपुर के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो फूड ब्लॉगिंग की ओर झुकाव रखते हैं, और आप लोगों से इंस्पायर हो रहे हैं और बता रहे हैं कि यार इसके जैसा कुछ काम करना है। सो थैंक यू सो मच, आप हमारे एपिसोड में आए एंड फूड ब्लॉगिंग के बारे में आपने बहुत कुछ हमें बताया, एंड आई होप कि योर चैनल विल ग्रो अहेड अलॉन्ग, एंड आगे भी हम लोग आपसे मुलाकात करते रहेंगे। फॉर श्योर, फॉर श्योर। थैंक यू, थैंक यू। यू वेलकम।